नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आपके इस नए वीडियो पे। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो क्लास 10वीं के पुस्तक विज्ञान से है, चैप्टर 2 से है। तो हम अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है शिक्षक भर्ती की? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सिलेबस में अम्ल, क्षार एवं लवण है। आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा या कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार करेंगे, सुझाएंगे? जैसा भी है तो नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन, आप इसमें से बताएंगे कि कौन सा आप देने वाले हैं। तो उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार वो वीडियो देखिएगा। आपने अवश्य इस जानकारी की उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे व कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, नीले पत्र लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हमने पढ़ चुके हैं ये सब। जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इस प्रकार हल्दी भी एक ऐसा सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी का दाग पर जब क्षारीय प्रकृति का वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस टाइम धब्बे का रंग लाल भूरा हो जाता है? आप लोग भी ऐसा, आप लोग के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन का उपयोग कर सकते हैं। ये क्या है? संश्लेषित रेसे है, मानव निर्मित रेसे नहीं है। मानव निर्मित रेसे है, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसे कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। रंजक मतलब रंगने वाला। थैलोफाइटा समूह के लीचेन मतलब लाइकेन है ना, पौधे से निकाला जाता है। थैलोफाइटा समूह के हैं। अगर आपको पूछ दिया जाएगा लीचेन कौन से समूह के हैं तो थैलोफाइटा समूह के हैं। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय है ना। लिटमस क्या होता है? विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, पीटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी सूचक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। ये प्रश्न दिया गया है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अम्ल क्षारक के रासायनिक गुण धर्म को समझना। जैसे प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक पढ़ाई करते हैं। जैसे विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनका सूत्र क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 एवं अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है। इतने अम्ल है। यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये विलयन क्षार है। क्या है? क्षार।
ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए। आप इसको जांच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2.2.1 में बताया गया है। क्या होता है ये देखना। जैसे विलयन का नमूना, जैसे हम नमूना लेते हैं अम्ल ले लेते हैं, यहाँ पे क्षार ले लेते हैं। लाल लिटमस को, अगर लाल लिटमस विलयन है तो अम्ल में क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्षार में लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है ना। और नीला लिटमस पत्र में अम्ल डालेंगे तो नीला लिटमस विलयन क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। फिनोप्थेलिन विलयन हम अगले वाले वीडियो में पढ़े थे कि अम्ल डालने पर यह रंगहीन हो जाता है और क्षार के लिए यह गुलाबी कलर देता है, गुलाबी। मेथिल ऑरेंज अम्ल में क्या कौन सा कलर देता है, लाल कलर देता है। और यहाँ पे क्षार में डाले, यहाँ पे क्षार है, 1 मिनट, क्षार में पीला कलर देता है, पीला कलर देता है, लाल। ये आप देख लीजिए। देखते हैं आगे। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है, ये गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इन सूचकों की जांच करें। क्रियाकलाप 2.1 देखते हैं। बारीक कटी हुई प्याज या स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए और थैले में लीजिए, थैले को कसकर बांध दीजिए, पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। बस अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल और क्षार की जांच के लिए किया जा सकता है। इसमें 2 टुकड़े लीजिए जिसमें गंधीय, उसकी गंध की जांच कीजिए। जैसे कि प्याज है, प्याज के टुकड़े का कैसा गंध रहेगा, प्याज जैसे रहेगा। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उसमें से एक टुकड़े पर तनु जल, जो बोल रहा है HCl विलयन की कुछ बूंदे, एवं दूसरे पर NaOH विलयन की कुछ बूंदे डालिए। HCl अम्ल है और NaOH क्या है, क्षार है। दोनों टुकड़ों को जल में धोकर उनकी गंध की पुनः हम जांच कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब थोड़ा तनु, वैनिला या लौंग का तेल लीजिए और गंधों की जांच कीजिए। वही है, आपको जांच करना है अम्ल में और तनु क्षार में, दोनों के वैनिला एसेंस की कुछ बूंदे डालकर उसमें हिलाइए और गंध की पुनः जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार HCl और तनु NaOH के साथ लौंग के तेल की गंध की भी आप जांच कर सकते हैं। आपके प्रेक्षण के आधार पर वैनिला, प्याज और लौंग के तेल में किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है, ये आप जांच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। जैसे ये अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे विक्रिया करते हैं। अम्ल धातु के साथ कैसा विक्रिया करते हैं, क्षार धातु के साथ कैसा विक्रिया करते हैं। देखिए, एक परखनली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं इनके दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। देख लेते हैं नीचे में, ये है। जैसे इसमें एक परखनली लिया है जिसमें H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसमें दानेदार जिंक मिला दिया गया है। अब इससे जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले, हाइड्रोजन प्राप्त होता है। यहाँ पे जैसे माचिस की तीली लेके चले जाते हैं तो फट फट की ध्वनि यहाँ पे आती है, यहाँ पे फट फट की ध्वनि के साथ आती है। और ये कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि फट फट की ध्वनि कौन सी गैस के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु जो होती है, धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक यौगिक बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे अम्ल हो गया प्लस धातु हो गया और लवण का निर्माण बनाती है। लवण के साथ साथ और कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है। आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया है, क्या आप इसके समीकरण लिख सकते हैं। तो हम समीकरण जैसे कि देखा जाता है, H2SO4 प्लस जिंक, ये क्या निर्माण कर रहा है, जिंक SO4 प्लस H2। ये जिंक जो है ये H को हटा देता है और ये
यहाँ पे बताइए इस प्रकार की निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है क्षारक और ये जिंक क्या है, एक धातु है ना। तो उनके साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना है, सोडियम जिंकेट प्लस H2 बना रहा है। ये हाइड्रोजन गैस निकलता है। और ये क्या है बच्चों, ये इसको बताइए, सोडियम जिंकेट क्या है, ये एक लवण है। क्या है, एक लवण है। चलिए आगे देखते हैं। आप ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। आगे देखते हैं, धात्विक कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। धातु जैसे बहुत सारे हो गए, सोना चांदी सोडियम, ये धातु है। धातु क्या हो गया, जैसे धातु हो गया, धातु हम लोग ले लेते हैं, देख लेते हैं। धातु ले लेते हैं Na और कार्बोनेट ले लेते हैं CO3, ये धातु कार्बोनेट हो गया। और हाइड्रोकार्बोनेट ले लेते हैं हम लोग HCO3, इनके भी आगे ये धातु लगा तो धातु जोड़ देते हैं, जैसे Na जोड़ दिया आप। देखिए क्रियाकलाप 2.5 में देखते हैं हम। दो परख नली ए और बी लेते हैं और इसमें हम बताए हैं ना, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल लेते हैं और किससे, HCl अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। तो ये चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस के चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में प्रभावित कीजिए एवं अपने निरीक्षणों को अभिलेखित कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना। जैसे कि इसमें एक परख नली है, इसमें सोडियम कार्बोनेट की धातु लेते हैं और इसमें एक अम्ल डाल देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे दिया गया है। इसे क्या बनेगा, इसे बनेगा CO2 बनेगा, CO2 बनेगा। और देखते हैं अब यहाँ पे CO2 प्राप्त होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये CO2 प्राप्त है, तो इसमें एक परख नली में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। आप नीचे दिखा देंगे आपको, चलो देख लेते हैं नीचे में। ये यहाँ पे दिया है, जैसे कि परख नली ए में और ये परख नली बी में। ये देखते हैं, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रभावित करने पर, जैसे कि ये चूने का पानी है, ये चूने का पानी है CO2 और श्वेत अवक्षेप प्राप्त करते हैं। श्वेत अवक्षेप CaCO3 इसका सूत्र है, चूना पत्थर। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। परख नली ए भी मैंने आपको कहा था कि पहले में क्या लेते हैं, धातु कार्बोनेट है ना, धातु कार्बोनेट। तो इसमें ये लेते हैं और अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और परख नली बी में कहते हैं कि परख नली बी में क्या है कि इसमें धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल है ना। तो इसमें ये देख लीजिए, हाँ, तो ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का जब अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण बनता है, H2 और CO2 गैस बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, क्या होता है जब CaOH2 चूने का पानी में CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं तो क्या उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है, तो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होती है। ये हमको छोटी छोटी चीज़ें याद करना है। जैसे कि ये अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है, जैसे चूना पत्थर, खड़िया मतलब चौक, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट है ना।
के विविध रूप है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। इस अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अब अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं ये देख लेते हैं। अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। परख नली में 2 ml NaOH क्षार घोल लीजिए और उसमें फिनोप्थेलिन, हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि अगर क्षार में फिनोप्थेलिन मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, आपको याद होगा तो बता देती हूँ, गुलाबी रंग प्राप्त होता है। अब इसमें इस विलयन में एक एक बूंद HCl मिलाइए, एक एक बूंद HCl मतलब अम्ल मिलाइए। जब वो गुलाबी कलर है तो अगर HCl अम्ल मिलाते हैं तो उसकी अभिक्रिया में कोई परिवर्तन होता है क्या? जी हाँ, उसमें पूरा जैसे पहले था वैसे ही हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। अम्ल मिलाने के बाद फिनोप्थेलिन का रंग क्यों बदल गया? अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें डालिए, फिर से वो गुलाबी रंग हो जाएगा। आप विचार कीजिए ऐसा क्यों होता होगा। आगे देखते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, मतलब उदासीन हो जाता है। तो NaOH क्षार, HCl दोनों क्षार और अम्ल की अभिक्रिया से NaCl लवण बनते हैं और H2 जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी यह पढ़ लिया है। सामान्य उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। अम्ल और क्षार क्या बनता है? मिलने से लवण और जल। आपको याद हो गया होगा क्योंकि ये बार बार रिपीट होते जा रहा है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब देखते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं वीडियो यही समाप्त करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं दूसरे वीडियो पे लेके आऊँगी। ठीक है, थैंक यू।